नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। पिछली क्लास के अंतर्गत हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आंवले के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया था। आज अपन अमरूद के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे, गवावा के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जो अमरूद का बोटनिकल नेम है वो साथियों सीडियम गवाजवा। क्या नाम है? सीडियम गवाजवा। जो इसकी फैमिली है वो है मिर्टेसी। मिर्टेसी एक और फ्रूट की फैमिली होती है, जामुन की भी फैमिली कौन सी होती है? मिर्टेसी फैमिली होती है। जो इसकी 2n गुणसूत्र संख्या है वो कितनी है? 22। गुणसूत्र संख्या 22 है। ये क्या है? डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, द्विगुणित है। जो इसके फल प्रकार है वो है सरस और बेरी। सरस बेरी प्रकार का इसका फल प्रकार है। कई बार एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया है और इसकी फैमिली भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कई बार कई एग्जामों के अंतर्गत इसकी फैमिली पूछी गई है। मिर्टेसी, अमरूद की फैमिली मिर्टेसी। अमरूद की फैमिली कौन सी है? मिर्टेसी। इसका खाने योग्य भाग है वो है पेरिकार्प प्लस थैलेमस। पेरिकार्प प्लस थैलेमस है। केवल पेरिकार्प नहीं है, यहाँ पर क्या अधिकांश गलती करते हैं, क्योंकि पेरिकार्प ही लिख देते हैं क्योंकि संपूर्ण फल खाया जाता है। लेकिन पेरिकार्प के अंतर्गत भी इसमें जो थैलेमस होता है उसको भी खाया जाता है। तो पेरिकार्प प्लस थैलेमस इसकी क्या हो गया? खाने योग्य भाग हो गया। अन्य नाम हो गया उसके इसका उष्ण जलवायु का सेब। उष्ण जलवायु का सेब, एपलोप ट्रोपिक्स। एपलोप ट्रोपिक्स। सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो ये अमरूद है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन सी का बढ़िया स्रोत है। 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम अमरूद के अंतर्गत विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के अंतर्गत याद रखिए कि फर्स्ट पर बारबेडो चेरी आती है, सेकंड के अंतर्गत आंवला आता है, थर्ड नंबर पे कौन आता है? अमरूद आता है। फर्स्ट पे कौन सी आती है? विटामिन सी के अंतर्गत बारबेडो चेरी। बारबेडो चेरी आती है, सेकंड पे आंवला आता है और थर्ड पे क्या आता है साथियों? अमरूद। तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है और ये क्या है? थर्ड पोजीशन पर है। इस प्रकार विटामिन सी का सब बढ़िया स्रोत है ये। जो इसके फलों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? इसके फलों में सर्वाधिक पेक्टिन पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पेक्टिन में क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि सबसे ज्यादा फलों के अंतर्गत पेक्टिन किस फल के अंतर्गत पाया जाता है? तो कौन सा आएगा? अमरूद। और क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि जो जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो वो भी कौन सा होगा? अमरूद ही होगा। क्योंकि जो जेली के अंतर्गत सबसे जो मोस्ट अवयव जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा तत्व पाया जाता है? पेक्टिन तत्व पाया जाता है, जो जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा ये भारत के अंतर्गत आया था। रेशा होता है इसके अंतर्गत 6.9% इसमें रेशा होता है। उत्पादन विश्व में प्रथम इंडिया है। इंडिया के अंतर्गत यूपी का सारंगपुर जिला, यूपी का सारंगपुर जिला इसमें सबसे टॉप पर चल रहा है। राजस्थान के अंतर्गत सवाई माधोपुर, राजस्थान के अंतर्गत आपको सवाई माधोपुर में जगह जगह आपको बागान देखने को मिल जाएंगे जो अमरूद के। और संस्थान है इसके CISH लखनऊ यूपी के अंतर्गत है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कई बार के एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया है। लखनऊ यूपी के अंतर्गत है। यहाँ पर आम और अमरूद दोनों के ऊपर कार्य किया जाता है। आम और अमरूद दोनों पर कार्य किया जाता है। और जो अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र है वो है देवड़ावास टोंक के अंतर्गत। अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? देवड़ावास टोंक के अंतर्गत। में हम बात करते हैं जलवायु की। अमरूद की जो जलवायु होती है वो उपोष्ण होती है, उपोष्ण जलवायु में पाई जाती है। लेकिन अमरूद जो है वो पाले के प्रति अति संवेदनशील फल होता है। पाले के प्रति क्या होता है? अति संवेदनशील फल होता है। मतलब पाला पड़ने पर सबसे ज्यादा जो प्रभावशील जो फल दिखाई देता है वो कौन सा दिखाई देता है? अमरूद दिखाई देता है। लेकिन इसके अंतर्गत भी ऑर्डर क्रम होता है। जो पाले के प्रति संवेदनशील के अंतर्गत अपने पहले आएगा आंवला आएगा, फिर उसके बाद में अमरूद आएगा, आंवला, फिर उसके बाद में अमरूद आएगा। क्योंकि पहले सर्वप्रथम पपीता आया था, पपीता पढ़ा था, तब पपीता के बारे में बताया था। सर्वाधिक जो पाले के प्रति संवेदनशील फल कौन सा है? वो पपीता फर्स्ट के अंतर्गत, सेकंड में आंवला है, थर्ड पर क्या है? अमरूद है। थर्ड पर कौन सा फल है? अमरूद है। तो ये क्या है? पाले के प्रति अति संवेदनशील फल है। फिर इसकी मर्दा देखते हैं। मर्दा की pH 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। लेकिन
जो सारी मर्दा है, सारी मर्दा के अंतर्गत क्या होता है, इसमें उकटा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, उकटा रोग हो जाता है। उकटा रोग के अंतर्गत पौधे की जो जहाँ पर उकटा रोग होता है वहां पर पूरा पौधा सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो ये क्या होता है, उकटा रोग होता है। कवक के कारण होता है उकटा रोग। इसका जो नियंत्रण है वो आगे रोगों के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन। फिर आती है इसकी पौधरोपण। पौधरोपण किया जाता है इसका जून जुलाई के अंतर्गत। पौधरोपण कहाँ किया जाता है, जून जुलाई के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो गड्ढा रखा जाता है वो 1x1x1 मीटर का रखा जाता है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों की समानता रहती है। 1x1x1 मीटर में रखा जाता है। जो इसकी सामान्यतः R×P रखी जाती है। रो से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6x6 मीटर की रखी जाती है। और जो इसकी हाई डेंसिटी प्लांटिंग HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंतर्गत जो 6x3 मीटर रखी जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो रो की जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो 6 मीटर रखी जाती है, लेकिन जो प्लांट से प्लांट की दूरी होती है वो 3 मीटर कर दी जाती है। और जो मूल व्रंत के लिए कौन सी किस्म काम लेते हैं, इसमें पूषा सर्जन का जो मूल व्रंत लेते हैं उसके लिए जो R×P रखी जाती है वो 3x3 मीटर रखी जाती है। 3x3 मीटर रखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पर मिडो ऑर्चार्ड विधि। मिडो ऑर्चार्ड विधि भी एक पौधरोपण की एक विधि है, जिसके अंतर्गत इसकी जो दूरी रखी जाती है 2x1 मीटर दूरी रखी जाती है। जो भी अमरूद की कौन सी किस्म के लिए सबसे फेमस है, इलाहाबाद सफेदा के लिए। इलाहाबाद सफेदा में जो मिडो ऑर्चार्ड में जो दूरी रखी जाती है 2x1 रखी जाती है, और इलाहाबाद सफेदा को ही मिडो ऑर्चार्ड के लिए काम में लिया जाता है। फिर देखते हैं इसका प्रवर्धन के बारे में। प्रवर्धन किया जाता है इसका माउंट लेयरिंग के द्वारा या स्टूलिंग के द्वारा, डेयरी बागदाब के द्वारा। इस तीनों नाम ही है, तीनों नाम प्रचलित है। कोई सा भी नाम को एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है, लेकिन जो सबसे मोस्टली जो अधिकतर एग्जामों के अंतर्गत पूछा जाता है वो स्टूलिंग पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है, स्टूलिंग पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे अमरूद का पादप है, अमरूद के ये भूमि आ गई, ये भूमि से लगभग 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर से पादप को पूरा ही काट दिया जाता है। यहाँ से पूरा काट कर उसको मिट्टी व वर्मी कंपोस्ट से अच्छी तरह से क्या कर दिया जाता है, इसको ढक दिया जाता है। यहाँ से ढकने के बाद में क्या, यहाँ से जो फूटान होती है, अलग अलग पौधों की फूटान होती है, अलग अलग कलियों की फूटान होती है, तो फिर इस मिट्टी को हटाकर यहाँ से जड़ सहित अलग पादप का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये कौन सी आ गई, माउंट लेयरिंग, स्टूलिंग या डेयरीदार विधि हो गई है। अब नवीन जो प्रवर्धन किया जाता है अमरूद का, वो किया जाता है एयर लेयरिंग के द्वारा। एयर लेयरिंग में क्या किया जाता है, जैसे ये अमरूद का पादप आ गया, अमरूद के पादप में ये कोई शाखा है, शाखा से कोई टहनी निकल रही है, ये कोई टहनी निकल रही है, तो यहाँ पर इसका जो बाह्य जाइलम होता है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम को क्या, फ्लोएम को ऊपरी त्वचा को हटा दिया जाता है, और वहां पर क्या मोस घास को बांध दिया जाता है। यहाँ पर वहां पर बांधने के बाद में जो कुछ दिनों बाद यहाँ से क्या जड़ों का फूटान होता है, तो फिर जड़ों का फूटान होने के बाद इस शाखा को यहाँ से अलग कर दिया जाता है और भूमि के अंतर्गत उगा दिया जाता है। तो ये नवीन तरीके से भी अमरूद का प्रवर्धन किया जाता है एयर लेयरिंग के द्वारा। फिर आगे चलते हैं, अमरूद क्या है, क्लाइमेट्रिक फल है। क्लाइमेट्रिक फल मतलब कच्चे अवस्था में तोड़ने पर भी यह अपने आप पक जाता है। तो कौन सा फल हो गया, क्लाइमेट्रिक फल हो गया, क्लाइमेट्रिक फल हो गया। फिर आ गया इसका पुष्प व फल। पुष्प क्रम क्या है इसका, सोलेटरी प्रकार का इसका पुष्प क्रम पाया जाता है, सोलेटरी प्रकार का इसका पुष्प क्रम का पाया जाता है, या इसे साइमोस भी कहा जाता है, साइमोस भी कहा जाता है। फलन इसकी चालू वृद्धि वाली शाखाओं में होता है। फलन कहाँ होता है, चालू वृद्धि वाली शाखाओं में। जैसे अमरूद का पादप हो गया, तो अमरूद के पादप में कोई ढाल है, तो इस पर कोई भी फल नहीं आएगा। ढाल के अंतर्गत जो नई शाखाएं जो निकल रही है, जो चालू वृद्धि वाली शाखाएं हैं, जिन पर अभी तक वृद्धि रुकी नहीं है, तो वहां पर कौन सा फलन होता है, उन्हीं शाखाओं पर अमरूद पर फल लगते हैं। कौन सी शाखाओं पर लगते हैं, चालू वृद्धि वाली शाखाओं पर अमरूद पर फल लगते हैं। टॉपिक है अपना पुष्पन। पुष्पन जो अमरूद के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो पुष्पन से होती है। जो अमरूद के अंतर्गत पुष्पन 3 बार होता है, ये 3 बहार में हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो इसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है, बहारों से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट जो बहार है इसकी अंबे बहार है, सेकंड मरग बहार, थर्ड है हस्त बहार। जो मरग बहार है सबसे इंपॉर्टेंट बहारों के अंतर्गत आती है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो इसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग
कई बार एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है, जो अम्बे बहार है उसमें पुष्पन होता है फरवरी मार्च के अंतर्गत और फलन होता है जून जुलाई के अंतर्गत, और जो मरग बहार है उसमें जून जुलाई के अंतर्गत तो पुष्पन होता है और फलन होता है नवंबर दिसंबर के अंतर्गत है, और जो हस्त बहार है उसमें सितंबर अक्टूबर के अंतर्गत क्या होता है, पुष्पन होता है, और जो फलन होता है वो होता है फरवरी मार्च के अंतर्गत, इसका क्या होता है, फलन होता है। तो जो इम्पोर्टेंट क्यों है, मरग बहार क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका भी रीजन है, जो इसमें जो पुष्पन जो फलन होता है वो होता है नवंबर दिसंबर के अंतर्गत। ये सबसे ज्यादा पसंद की जाए, सबसे ज्यादा जो जो बहार आते हैं मरग बहार के अंतर्गत फल लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नवंबर दिसंबर क्या होता है, सर्दियों का टाइम का समय होता है, सर्दियों के समय के अंतर्गत इसमें रोग लगने की संभावना काफी हद तक कम होती है, और पुष्पन भी काफी, जो फलन होता है वो भी बढ़िया, जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़िया होता है, जो शानदार प्रोडक्शन, उच्च प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी भी बढ़िया रहती है फलों की। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बहार है वो मरग बहार है, जो इसे याद रखने की एक ट्रिक है, मेरी तरफ से एक ट्रिक है, क्योंकि मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, आप अपनी जो नई ट्रिक बना सकते हैं। तो जो इसका है, शुरू का अम्बे का ए ले लेते हैं, मृग का म्र ले लेते हैं और हस्त का है लेते हैं। तो इसका क्या, अम्बे बहार को, ये जो तीनों बहार है इनको याद रखने की ट्रिक है अम्ब्रह। अम्ब्रह से ऐसे अम्बे हो गया, म से मृग बहार हो गया, ऐसे हस्त बहार हो गया, और जो इनकी जो पुष्पन की अवस्था है उसको याद रखने का भी एक, शुरू में फ ले लिया, जू ले लिया और सी ले लिया, तो इसका क्या हो गया, फजूसी। क्या हो गया, फजूसी। फ से क्या होता है, फरवरी मार्च हो गया, जू से जून जुलाई हो गया, सी से सितंबर अक्टूबर हो गया। जनरली क्या होता है कि अभी तो अपन देख लेते हैं, क्योंकि इनको एग्जाम के टाइम में इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, पुष्पन में और फलन में काफी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि काफी जो महीनों के नाम यहाँ पर आ जाते हैं। तो इनको याद रखने की ट्रिक है सीधी, जो तीनों बहार है उसके तो अम्ब्रह हो गया, अम्ब्रह से अम्बे बहार हो गई, मृग से मृग बहार हो गई, ह से हस्त बहार हो गई, और जो पुष्पन है फ से फरवरी मार्च हो गया, जू से जून जुलाई हो गया, सी से सितंबर अक्टूबर हो गया, और जो फल इसका जो ये तो हो गया, सॉरी पुष्पन के लिए, और फलन के लिए हो गया इसके अंतर्गत जुलाई जूनफ, जूनफ से हो गया जुलाई अगस्त, जूनफ से जुलाई अगस्त, और नवंबर दिसंबर, और सिर्फ से क्या हो गया, फरवरी मार्च। सबके याद रखने की अलग अलग ट्रिक हो सकती है, मैं मेरी तरफ से आपको ट्रिक बताने की कोशिश की है, क्योंकि जो एग्जाम टाइम में काफी कंफ्यूजन हो जाता है इसके अंतर्गत। और अब क्या गया, तीनों बहार का नियमन, हाँ एक पॉइंट रह गया, नियमन। क्या रह गया, नियमन। नियमन के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे अब मृग बहार के अंतर्गत अपन को फल लेने हैं, तो मृग बहार में फल लेने के लिए जो अम्बे बहार के और हस्त बहार के फूलों को अपन को क्या होगा, हटाना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा या तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या हो जाता है, नियमन होता है। फर्स्ट नियमन कैसे कर सकते हैं अपन, जैसे हस्त बहार में फरवरी मार्च के अंतर्गत कोई भी आ गए, पुष्प आ गए, पुष्पन हो गया फरवरी मार्च के अंतर्गत, तो इनको क्या कर, पहला तो क्या कर सकते हैं, हाथ से तोड़ सकते हैं, हाथ से तोड़ सकते हैं, इसको हाथों से तोड़ा जा सकता है। फर्स्ट तो हो गया, हाथों से तोड़ा जा सकता है। सेकंड हो गया, हाथों से कब तक तोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे पुष्प होते हैं, तो कहाँ तक, बगीचों मतलब इनके लगे रहते हैं अमरूदों की, तो कहाँ तक इनको हाथों से तोड़ा जा सकता है। दूसरा हो गया, सिंचाई बंद कर कर, सिंचाई बंद कर कर या सिंचाई रोक कर, तो सिंचाई जैसे फरवरी मार्च के अंतर्गत पुष्पन होगा, तो जो जनवरी का जो सप्ताह हो गया, मिड सप्ताह या जनवरी के फर्स्ट सप्ताह से क्या, सिंचाई को रोक दिया जाता है। तो सिंचाई को रोकने पर क्या, पुष्पन की क्रिया बाधित हो जाती है। कुछ पुष्प आते हैं उसके अंतर्गत, तो उन पुष्पों को क्या, हाथ से हटा दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका हो गया। जो सबसे मोस्ट आ गया, सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका वो है NaA का, नेप्थलिक एसिटिक एसिड का छिड़काव करते हैं। कितने ppm पर, 100 ppm का छिड़काव करते हैं। इसके क्या करते हैं, 100 ppm का छिड़काव करते हैं। नेप्थलिक एसिटिक एसिड के 100 ppm का छिड़काव करते हैं, प्लस इसमें लेते हैं 10 से 15% तक क्या कहते हैं, यूरिया। तो इन दोनों का मिश्रण का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेप्थलिक एसिटिक एसिड की 100 ppm प्लस 10 से 15% यूरिया का छिड़काव किया जाता है। क्या, बहार नियमन के लिए। किसके लिए किया जाता है, बहार नियमन के लिए इनका छिड़काव किया जाता है।
तो अगले टॉपिक में हम अमरूद की वेराइटीज के बारे में बात करते हैं। अमरूद की जो महत्वपूर्ण किस्में जो कौन कौन सी है उनके बारे में बात करते हैं, कहाँ से विकसित की गई है, कौन कौन सी किस्में इंपॉर्टेंट है अमरूद के अंतर्गत, एग्जाम के में कौन कौन सी पूछी गई है, अब तक कौन कौन सी पूछी गई है उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो लखनऊ 49 या L49, L49 लखनऊ 49 है सरदार, इसके 3 नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है ये अमरूद की। ये 1927 के अंतर्गत पुणे से विकसित की गई थी। इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सरदार के अंतर्गत विटामिन सी की क्या पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। फिर आ गई इलाहाबाद सफेदा। इलाहाबाद सफेदा अपन ने देखा था कि जो मिड डो और चाट विधि के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, ये भी अमरूद की इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। फिर आ गई इलाहाबाद सुर्ख। इलाहाबाद सुर्ख के बाद ललित आ गई। ललित क्या है? लाल गुद्दे वाली किस्म है। आजकल मार्केट में आप देखते हो कि नॉर्मली जो अमरूद होते हैं उनमें तो क्या सफेद गुद्दा पाया जाता है, लेकिन जो ललित वैरायटी है उसमें लाल गुद्दा भी पाया जाता है। फिर आगे श्वेता। श्वेता और ललित ये क्या है? CISH जो लखनऊ में स्थापित है वहां से विकसित की गई वेराइटीज है। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर से विकसित की गई किस्में हैं। कौन कौन सी है? ललित और श्वेता। फिर आ गई चित्तीदार। चित्तीदार जिसमें लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जो अमरूद की जो ऊपरी स्क्रीन होती है, जो पेरिकार्प की जो ऊपरी स्क्रीन होती है उस पे लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं, वो कौन सी? चित्तीदार वेराइटी है। फिर आगे हिसार सफेदा, हिसार सुर्ख। फिर आगे अर्का मर्दुला। अर्का मर्दुला भी इंपॉर्टेंट वेराइटी, एग्जाम में पूछी हुई वेराइटी है। फिर आगे अर्का अमूल्या। अर्का अमूल्या के बाद कौन सी आगे? अर्का रश्मि, अर्का किरण, एप्पल कलर। एप्पल कलर ध्यान रखिए, ये कई बार एग्जामों में, ICAR के एग्जाम में, जेट के एग्जाम में, सुपरवाइजर में कई बार पूछी गई है। तो ये क्यों पूछी गई है? क्योंकि एप्पल कलर करते ही पहला ऑप्शन देते हैं सेब, तो सेब के ऊपर टिक नहीं करना अपने को, एप्पल कलर देखकर कौन सा है? अमरूद की वेराइटी है ये। एप्पल कलर किसकी वेराइटी? अमरूद की वेराइटी है। फिर आगे बेहद कोकोनट। कोकोनट क्या है? ये भी अमरूद की वेराइटी है। ये कोकोनट नारियल की वेराइटी नहीं है, ये किसकी वेराइटी है? अमरूद की, बेहद कोकोनट। फिर आगे नागपुर सीडलेस। नागपुर सीडलेस जो बीज रहित वेराइटी है, जो क्या है? अमरूद की बीज रहित वेराइटी है। अब इनमें इंपॉर्टेंट कौन सी वेराइटी आ गई? एक तो लखनऊ आ गई, इंपॉर्टेंट वेराइटी बता दूं जो एग्जाम में पूछी गई है और आगे पूछे जाने की संभावना है। वैसे तो अमरूद की बहुत सारी वेराइटी विकसित की गई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बताने की कोशिश करूंगा। एक तो लखनऊ 49 हो गई, इलाहाबाद सफेदा हो गई। फिर बाद में आगे चलते ललित। ललित इंपॉर्टेंट वेराइटी है जो लाल गुद्दे वाली है। फिर आ गई अर्का मर्दुला। अर्का मर्दुला भी एग्जाम में पूछी गई वेराइटी है। फिर आ गई अर्का किरण। अर्का किरण भी एग्जाम में पूछी गई वेराइटी है। फिर एप्पल कलर। एप्पल कलर तो इंपॉर्टेंट वेराइटी है, बेहद कोकोनट है। नागपुर सीडलेस। नागपुर सीडलेस ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है, इनकी टिक लगा दी है मैंने। ये एग्जाम में पूछी गई है कहीं ना कहीं पर, और आगे भी पूछे जाने की क्या इनकी संभावना है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लखनऊ 49 सरदार, ये 1927 में पुणे से विकसित की गई वेराइटी है। विटामिन सी इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। फिर आगे इलाहाबाद। इलाहाबाद सफेदा। इलाहाबाद सफेदा कहाँ से विकसित की गई है? इलाहाबाद सफेदा विकसित तो CISH से की गई है, लेकिन जो ये है मिड डो और चाट के लिए इंपॉर्टेंट वेराइटी है। फिर आगे इलाहाबाद सुर्ख। ललित। ललित लाल गुद्दे वाली वेराइटी है। चित्तेदार मतलब लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं इसमें। हिसार सफेदा, हिसार सुर्ख, अर्का मर्दुला, अर्का अमूल्या, अर्का रश्मि, अर्का किरण। अर्का किरण इंपॉर्टेंट वेराइटी है। फिर आ गई एप्पल कलर, बेहद कोकोनट, नागपुर सीडलेस। अब अमरूद के लास्ट पॉइंट की बात करेंगे अपन, रोग और कीट की बात करेंगे। जो इसमें पहले बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट रोग जो है वो है उकटा रोग। उकटा रोग किसमें होता है? सारी मृदों के अंतर्गत होता है उकटा रोग। क्या है इसका रोगजनक का रोग कारक? है कवक है। कवक कौन सा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज। और ये कौन सी मृदाओं में होता है? सारी मृदाओं में। अब सारी मृदाओं को आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, अम्लीय मृदाओं को किससे सुधारते हैं? चूने से सुधारते हैं। और सारी मृदाओं को किससे सुधारते हैं? जिप्सम से सुधारते हैं। तो अगर सारी मृदाओं का अगर प्रबंधन हो जाएगा तो रोग का अपने आप प्रबंधन हो जाएगा। तो जिप्सम का प्रयोग करने पर इसका प्रबंधन किया जा सकता है। उकटा रोग का जिप्सम का प्रयोग करने पर प्रबंधन किया जा सकता है। फिर आ गई प्रतिरोधी वेराइटी या रेजिस्टेंट वेराइटी आ गई। L49, लखनऊ 49, सरदार जिसे कहते हैं, और इलाहाबाद सफेदा। इसकी जो प्रतिरोधी वेराइटी, इन वेराइटियों के अंतर्गत ये उकटा रोग नहीं होता है। और आजकल NCERT में एक पॉइंट और है, जैविक प्रबंधन और दे दिया। जैविक प्रबंधन
ये एनसीईआरटी द्वारा जोड़ा गया पॉइंट है, तो आगे आ सकता है। तो ये किस जैविक प्रबंधन किससे करेंगे अपन? एस्परजिलस नाइजर नामक कवक से, नाइगर या जिसे नाइजर कहते हैं, एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से। तो किससे करेंगे जैविक प्रबंधन? एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से। एनसीईआरटी का दिया हुआ पॉइंट है, कभी भी पूछ सकती है एनसीईआरटी के अंतर्गत है। तो ये क्या है? एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से किसका नियंत्रण करेंगे? उकटा रोग का। उकटा रोग कवक से होता है, लेकिन कवक से ही एक दूसरी कवक का क्या होगा? नियंत्रण होगा। फिर आते हैं हम इसमें रोगों, इसमें कीट में, तो कीट में एक ही कीट लगता है जो है फल मक्खी लगती है। इसके जो लार्वा होते हैं फलों के, जो इसके मतलब वयस्क होते हैं, वो फलों के ऊपर अंडे दे देते हैं। उसके बाद में जो इनके लार्वा निकलते हैं सफेद लट की तरह होते हैं, मतलब बारीक बारीक से होते हैं कीड़े, वो फल मक्खी होते हैं, फ्रूट के अंदर घुस जाती है और इसको खराब करती है, अंतर्गत चली जाती है और इसको खराब करती है। फिर आगे दैहिक विकार में सबसे इंपॉर्टेंट विकार है इसका ब्रोंजिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जो अमरूद के पादप होते हैं, नई वाली जो शाखाएं होती है, ये मान लो अमरूद का पादप है, तो जो ऊपरी जो शाखाएं हैं जिनकी वृद्धि हुई है वो तो हरी भरी रहेगी, लेकिन जो नीचे वाली जो पत्तियां हैं वो क्या पड़ जाती है? पीले जैसी, तांबे जैसा रंग हो जाता है उनका, तांबे जैसा रंग हो जाता है इनका। तो वो किस कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। अगर मान लो बाय चांस जिंक ऑप्शन में ना हो तो उसमें क्या करेंगे? फास्फोरस या पोटेशियम में से एक होगा। मोस्टली इंपॉर्टेंट पोटेशियम को देंगे, बाद में इसको फास्फोरस को देंगे और फिर बाद में पोटेशियम को देंगे। लेकिन जिंक की कमी से मोस्टली इंपॉर्टेंट ब्रोंजिंग रोग होता है। किसी के? ब्रोंजिंग दैहिक विकार होता है जिंक की कमी से। तो ये अपन ने अमरूद के बारे में आज संपूर्ण डिटेल ली। इसके में कहीं कोई भी चीज छोड़ने की कोशिश नहीं की, सारी चीजें इसमें ऐड करने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई चीज अगर छूटी होगी तो उसे लाइव क्लास के अंतर्गत हम वापस रिपीट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन नई वीडियो का आपको मिल सके।